मुझे बचपन से 7 साल की उम्र से डिप्रेशन था, क्रॉनिक डिप्रेशन था, जो 21 साल की उम्र तक डायग्नोज भी नहीं हुआ। अगर आपने किसी को मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज पढ़ा लेकिन रिप्लाई नहीं दिया, इसका कॉमन मतलब हम ये निकालते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर। इमोशंस मैनेज करना आना चाहिए। इस पर सारे भावनाओं का खेल है। वेरी गुड पॉइंट। तो मैं नहीं कहूँगा किसी को भी ज़रूरत हमें सिर्फ ऑक्सीजन, फूड, वाटर, स्लीप, इन चीज़ों की है, लेकिन काउंसलिंग से हर किसी की हेल्प हो सकती है। आई एम अ पर्सन जो हर चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कराए। चलो मान लेते हैं आपको एक कोई डिश बनानी आती है और एक ही डिश बनानी आती है, राइट? तो ये सही है या गलत है कि आपको ये डिश बनानी आती है, या फिर और ज़्यादा डिशेस बनाना सीखना अच्छा रहेगा? टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग दैट यू सेड कि इमोशनल मैनेजमेंट के बारे में आप यू आर टेलिंग मी कि एक होता है रेगुलेशन एंड देन वन मोर थिंग इज एक्सप्रेशन। सो अब नाउ दीज टू थिंग्स आर समथिंग दैट आई फील कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ पर्सनस लाइफ, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस किसी के पास है सो दे कैन excel not just in outer fields but also they can deal with themselves, they can be more self aware. ये एक चीज़ होती है that when you learn this is what you learn when you are emotionally balanced, not balanced but you know what I mean, मतलब हाँ। तो अगर आप इस चीज़ पे हैं तो आई फील कि इमोशनल मैनेजमेंट शुड बी inculcated in schools as well. Absolutely. But how can we do it? Like, what should be the idea and how should we go about it? I have been running एक emotional education program in schools for the last I think 14 साल हो गए। इसको हम core emotional education program कहते हैं, CORE, Cognitive and Rational Emotive Education, जिसमें हम बच्चों को बचपन से ही मतलब KG1 से ही लेकर उन्हें कुछ स्किल सिखाते हैं, जैसे अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, किस तरह से आइडेंटिफाई करें, अपने बर्ताव को किस तरह से मैनेज करें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करें, एकेडमिक सक्सेस, मतलब लाइफ के सारे मेजर एरियाज जो हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम लाइफ स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, इमोशनल एंड बिहेवियरल स्किल्स कहते हैं। तो ये अंडर ब्रॉड अम्ब्रेला ऑफ सोशल इमोशनल लर्निंग, इसके अम्ब्रेला के अंडर हम लोग करते हैं। लेकिन जो इमोशनल एजुकेशन प्रोग्राम आइडियल होना चाहिए, इसमें सिर्फ सोशल एंड इमोशनल लर्निंग ना हो, उसमें कॉग्निटिव स्किल्स भी हो, मतलब किस तरह से अलग तरह से सोचा जाए, बिहेवियरल स्किल्स हो कि बर्ताव कैसे अलग किया जाए, लाइफ स्किल्स हो, फॉर एग्जांपल एम्पैथी है, टीम बिल्डिंग है, मनी मैनेजमेंट है, ऐसी लाइफ स्किल्स हैं। तो ओवरऑल जो चीज़ें हमें लाइफ सिखाती हैं वो अगर फॉर्मली हम स्कूल्स में सिखाएं तो ज़्यादा एफिशिएंटली बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि स्कूल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, राइट? तो और लार्ज स्केल में हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम्स काफ़ी जगहों पर चल रहे हैं। CBSE ने भी ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। हाउएवर उनकी क्वालिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है हमें बार बार चेक करनी चाहिए, उनकी डिलीवरी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और वो सच में इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। बट ये स्कूल्स में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए और हो भी रहा है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, जैसे सेल्फ अवेयर बोला आपने, तो दिस इज़ वन थिंग दैट आई पर्सनली फाउंड आउट अबाउट माई सेल्फ while I was studying psychology. जब मैंने 2 साल साइकोलॉजी पढ़ी तब मुझे ये चीज़ समझ में आई दैट आई फाउंड आउट दोज पार्ट्स ऑफ मी जो मुझे कभी पता ही नहीं थे। सो दिस हैपन्स विथ मी कि हाँ ठीक है, चलो while I was doing some टेस्ट, सम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट दैट वर गिवन टू अस। तो जब वो सारे टेस्ट किया तो आई गॉट टू नो कि ओके दिस इज़ हाउ आई एम, दिस इज़ हाउ आई कैन बी, दिस इज़ वॉट द आइडियल थिंग, नॉट आइडियल बट अ नॉर्मल, वॉट वी कॉल नॉर्मल। So that's one thing. ये तो एक पार्ट, बट अनदर पार्ट वॉज while I was studying about disorders, तो मुझे लगा मुझे तो एंजाइटी है, मुझे तो डिप्रेशन है, मैं तो बाइपोलर भी हूँ, थोड़ा सबका। So while studying psychology, I understood the fact कि every human being is a combination of all other things, and उनका जो brain है that is also combination of different things. But when I was going through your website, I saw your name Morphic Minds, and जब मैंने Morphic का मतलब सर्च किया तो it says a definite structure. So that came out as something which is very different. मतलब अभी तक जो मेरा perception था
that was very different. कि I thought it was a combination of everything. You are saying that it's a definite structure. So what was the idea behind naming morphing? मॉर्फिक का मतलब है मॉर्फोसिस, मतलब चेंज, Okay. अच्छा. चेंज इन माइंड्स रादर देन अच्छा. अ स्ट्रक्चर. सो मैंने जो मीनिंग पिकअप किया वो है मॉर्फ होना, जैसे Okay. हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. हाँ, बटरफ्लाई हाँ, जो हाँ. है कैटरपिलर से मेटामॉर्फोसिस होकर बटरफ्लाई Butterfly बनती है. बनती. True. तो इसी तरह से काउंसलिंग में लोगों का माइंडसेट चेंज होता है, Oh, that's. और दैट इज व्हाई इट इज मॉर्फिक. Okay. Nice. So while I was searching to Google में उसने दिखाया तो that's why I was a bit confused कि ये नाम क्यों. Okay, I got it. So I was having a talk with my friend the other day. तो she said कि she is not feeling well. उसको अपने past का trauma was haunting a lot. तो एक तो मुझे ये बताइए कि past का trauma आपका current behavior कैसे dictate करता है. एंड फॉर एग्जाम्पल जब मैं इस चीज़ के बारे में सर्च करी थी तो जैसे एक एग्जाम्पल आया मेरे पास कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ वुमन जिनके घर पे बचपन में शी हैज़ सीन अ लॉट ऑफ यू नो, अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, मतलब किसी हर छोटी छोटी बात पे सब बाकी सबको गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने ये चीज़ पिकअप कर ली कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ तो बाकी सबको गुस्सा आ जाएगा. सो शी स्टार्टेड कीपिंग थिंग्स विद इन हरसेल्फ. So that was one example that I could think of right now. तो बट इससे मुझे ये समझ में आया कि पास्ट की जो ट्रॉमा है दैट कैन डिक्टेट बिहेवियर. सो कैन यू टेल मी टू व्हाट एक्सटेंट एंड कैन यू टेल मी हाउ टू रेगुलेट दिस? वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स टॉक अबाउट, आपने जो बातें करी अभी, इसमें दो अलग अलग लेवल्स ऑफ थिंकिंग हमें दिखती हैं. अगर मैं एक्सप्रेस करूंगी तो लोग क्या करेंगे? तो they'll shout and They'll shout and fight. इसको हम कहते हैं कंडीशनल अजम्पशन, कि अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब ये है कि ऐसा होगा, राइट? Okay. और ये काफी हद तक सही भी होता है कि अगर हम ये करेंगे तो उसका ये इफेक्ट होगा. इसकी गहराई में रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि मैं या तो वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर सारे लोग जो हैं वो हॉस्टाइल हैं, या फिर फ्यूचर में कोई मतलब नहीं है. इसको हम धारणा कहेंगे, इसको हम कोर बिलीफ कहते हैं. तो पास्ट ट्रॉमास जो होते हैं वो बहुत इंटेंस अगर हैं या फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, तो इससे हमारे दोनों एजम्पशंस चेंज होते हैं, कंडीशनल एजम्पशन भी चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अकेले बाहर गया तो मुझ पर हमला हो सकता है, राइट? क्योंकि एक बार हो चुका है. तो मेरी धारणाएं बन जाएगी कि अगर मैं हर बार अकेले बाहर जाता हूँ तो मुझ पर हमला होने का चांस है, राइट? सेकेंड है कि अगर ऐसा हो भी गया तो मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ. तो उससे सेल्फ की भी इमेज हमारी चेंज हो गई कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं फेलियर हूँ, या फिर मैं अनलवेबल हूँ, या फिर मैं वर्थलेस हूँ. अगर हमारी खुद का नेगेटिव इमेज बन गई तो इससे ही हमारा बर्ताव डिक्टेट होता है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस होता है, नॉट डिक्टेट. लेकिन हमारी धारणाएं खुद के बारे में, दूसरों के बारे में, और हमारे ऐसे कंडीशनल असम्पशंस जो हमने कहा, निष्कर्ष जो हैं, तो यही हमारे बर्ताव को रेगुलेट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं. तो पास्ट ट्रॉमा से भी हमारी धारणाएं चेंज होती हैं, कई बार मॉडलिंग से चेंज होती हैं, हम देखते हैं उससे हमारी सेल्फ इमेज बनती है. कई बार हमारे खुद के बर्ताव से भी हमारी भावनाएं और हमारी सेल्फ इमेज शेप होती है. तो याद रखें कि बचपन से लेकर बड़े होते तक हमारी सेल्फ इमेज बनती जाती है. डिफरेंट इवेंट्स, कई बार जेनेटिक्स, कई बार हम जो कर रहे हैं उससे, तो उससे जो शेप होगा उससे हमारा बर्ताव भी इन्फ्लुएंस होगा. ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसके कारण हम लाइक वी बिकम द ह्यूमन बीइंग वी आर. एब्सोल्युटली. तो जैसे आपने अभी बताया मॉडलिंग, तो फॉर एग्जांपल मॉडलिंग का सीधा सीधा एग्जांपल आई कैन टेक कि when children imitate their parents, so that's one of the very big things. Absolutely. So what is your suggestion to the parents कि because studying psychology I've learned this thing कि बच्चों का जो mind है that develops from the age of that develops the most from the age of 2 to 5 with the help of imitation, if I'm not wrong. और लाइक वो एज थोड़ा सा रेंज शायद आगे पीछे हो सकता है. बाय बर्थ ही बच्चे इमिटेट करना शुरू करते हैं. तो उस टाइम पे व्हाट वुड यू सजेस्ट पेरेंट्स कि यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस थिंग और यू शुड नॉट डू दिस थिंग, लाइक गिव मी 3-4 थिंग्स जो. सिर्फ 3-4 थिंग्स देना मेरे लिए मुश्किल होगा. सबसे एक ही मैं चीज कहूंगा बच्चों पेरेंट्स को कि बच्चे हमारा सुनते कम हैं,
हमारा अनुकरण ज़्यादा करते हैं, हाँ, राइट? yeah. सो दे लिसन टू अस लेस एंड दे मॉडल अस मोर. Yeah, true. सो इफ़ यू वांट कि बच्चे इस तरह से बर्ताव करते वैसा बर्ताव करके दिखाएं. हम्म, सेकंड है कि कई बार बच्चे कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. तो हम पेरेंट्स बोल देते हैं कि ऐसा मत करो, हम्म, लेकिन इसके साथ साथ में हमें कपल करना चाहिए कि ऐसा नहीं, ऐसा करो. तुम्हें आता है वैसा करना या तो मैं सिखाता हूँ. हम्म, सो उन्हें टीच करें, उन्हें एजुकेट करें कि ऑल्टरनेटिव बर्ताव कैसे करना चाहिए, okay. और उसके पीछे का लॉजिक बताएं कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो वो होगा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, हम्म, राइट? सो जब उन्हें पता चलेगा कि हाँ ऐसा करने से ये होने वाला है, वैसा करने से वो होने वाला है, तो आई वुड रादर डू दिस, राइट? okay. Yeah. और पेरेंट्स में और एक ही टिप दूंगा, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं. हम्म. KFC याद रखें, बच्चों के साथ काइंड, फर्म और कंसिस्टेंट रहें. Okay. काइंड मतलब प्यार से ही करें. हम्म, एक्सेसिव प्यार से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं, एक्सेसिव परमिसिवनेस से बिगड़ते हैं कि भाई आपको जो चाहिए वो करो, राइट? इससे Okay. बच्चे बिगड़ते हैं, प्यार से नहीं बिगड़ते बच्चे, हम्म. राइट? K काइंड, F फर्म. हाँ मतलब हाँ, ना मतलब ना. इसके पीछे का लॉजिक है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं हाँ, इसके पीछे लॉजिक है, इसलिए बोल रहे हैं ना, राइट? अपने मूड के हिसाब से अपना डिसीजन चेंज ना करें कि बेटा चलो ठीक है, आपने हमारी तारीफ कर दी तो हम आपको आईपैड ले लेंगे, राइट? सो दिस इज नॉट हाउ वी वुड लाइक पेरेंट्स टू बिहेव. सी कंसिस्टेंट खुद के साथ भी कंसिस्टेंट हो कि सुबह मूड खराब था इसलिए ना बोला, शाम को मूड अच्छा है इसलिए हाँ बोल दिया, तो इसमें इनकंसिस्टेंसी आ गई. दोनों पेरेंट्स में भी इनकंसिस्टेंसी हो सकती है कि मम्मी हाँ बोलती हैं, पापा ना कहते हैं, या फिर पापा Yeah. हाँ कहते हैं, मम्मी ना कहती हैं. तो ये इनकंसिस्टेंसी बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो साइड्स लेना शुरू करते हैं. Yeah. तो KFC याद रखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पेरेंटिंग इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो सकते हैं. That's a very good analogy and abbreviation. Yeah. So talking about this, मैं थोड़ा सा shift कर रही हूँ. अभी I'll tell you another instance. हुआ क्या था? I have a very good friend. She wanted to pursue psychology, but her parents said no. So मुझे firstly because they are not educated much about psychology. Secondly, in Chhattisgarh, we don't see a very bright, very bright case or very bright future of psychology. So, can you please explain कि 5 साल बाद या 8 साल बाद या 10 साल बाद down the lane, what will be the prospects of becoming a psychologist? Is it beneficial? Is it good? Or like even though आप अपने पैशन के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, but at the same time passion should be a profession as well and it should earn you money. So in that arena, can you please give me some insights? साइकोलॉजी को अपना प्रोफेशन बनाना जो है बहुत ट्रिकी है. मैं नहीं कहूँगा कि आसान है, हर कोई ज़्यादा पैसा कमाएगा, नहीं, डेफिनेटली नहीं. लेकिन आप ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को वैल्यू ज़रूर ऐड कर रहे हैं, राइट? सो इसी तरह से जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन है, इसके भी मायने चेंज होते रहते हैं. पहले बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था इसलिए लोग डॉक्टर्स बनते थे. आज बहुत ज़्यादा पैसा डालना भी पड़ता है, और उसमें इतना स्ट्रेस होता है कि बाय द एज ऑफ 30-35 जब आप डॉक्टर बनते हैं तब आपकी जवानी खत्म हो चुकी रहती है, राइट? आप में इतनी शक्ति नहीं रहती कि अब मैं आगे कुछ करूं. तो हम कहेंगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप किन मूल्यों को लेकर चल रही हैं लाइफ में, उस पर ध्यान दें. अगर आपका प्रोफेशन आपकी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड है तो सरस्वती अपने आप आएगी, लक्ष्मी अपने आप आएगी, राइट? लेकिन अगर वो अलाइंड नहीं है तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों चले जाएंगे. And what do you mean by aligned? मतलब अलाइंड मतलब मेरी वैल्यू है फॉर एग्जांपल लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, राइट? और अगर मेरा प्रोफेशन है फायर आर्म्स बनाना, मिलिट्री की बम बनाना, अब ये मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं, राइट? तो मैं अपसेट रहूँगा हमेशा. लेकिन मेरी वैल्यू तो है लोगों की लाइफ में कुछ ऐड करना, और मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ. सो अलाइन होना ज़रूरी है. तो अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और उसके साथ चलें, तो फिर मनी विल फॉलो. लेकिन अगर आप अलाइंड नहीं हैं तो फिर वो मनी चला जाएगा. एंड हाउ इज साइकोलॉजी मार्केट? मतलब आगे चल के साइकोलॉजी का जैसे हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ केसेस आर राइजिंग डे बाय डे. तो डू यू थिंक कि फर्स्टली तो लोग बहुत ज़्यादा, एज यू सेड, दे आर नॉट वेरी दे आर नॉट प्राउड इन सेइंग द फैक्ट कि आई वेंट टू द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट. तो थिंकिंग अबाउट दैट एस्पेक्ट एज वेल, do you think being a psychologist 5 or 6 years down the lane will be
will be an easy job? Absolutely, yeah, it will be much easier job than today. क्योंकि हमारी जनरेशन अभी भी स्ट्रगल कर रही है स्टिग्मा से, Yeah. लेकिन इतनी इंडिया की अगर हम पॉपुलेशन देखते हैं इतनी ज़्यादा है Yeah. कि इवन अगर 1% लोग साइकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं तो वो भी हमारे हाथ फुल हैं, हमारी महीनों तक की अपॉइंटमेंट्स फुल रहती हैं। Yeah. तो मैं कहूँगा कि आप कभी खाली पेट नहीं रहेंगे, फॉर श्योर, राइट। Yeah. सेकेंडली, अगर आगे जो है वो सीन चेंज होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बच्चों में, एडल्ट्स में ये बढ़ ही रहे हैं, हाँ. और उस गति से साइकोलॉजिस्ट्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। तो ये हमेशा गैप रहेगी कि जिन्हें साइकोलॉजिकल सर्विसेज से बेनिफिट हो सकता है और जिन्हें एक्चुअली मिल रहा है, इन दोनों के नंबर्स में काफ़ी गैप रहेंगे। तो कभी आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, बस आप अपना काम इंटीग्रिटी से करें, सुपर स्पेशलाइजेशन करें, कोई भी एक फील्ड में इन डेप्थ नॉलेज अगर आप मिलाते हैं तो आप ऐसी यूनिक सर्विसेज दे सकते हैं जो बहुत लोग नहीं करते, राइट। और एट द सेम टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग सुपरविजन ज़रूर लें। ऐसा नहीं है कि हमने 10 अलग अलग सर्टिफिकेट्स कर लिए तो मुझे ये भी थेरेपी आती है, वो भी थेरेपी आती है, लेकिन एक भी थेरेपी इन डेप्थ नहीं आती। सो इसलिए हम चाहते हैं कि आप 1 या 2 थेरेपीज जो एविडेंस बेस्ड थेरेपीज हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, या फिर इस अम्ब्रेला में जो सारी अलग अलग थेरेपीज हैं, तो उनमें डिटेल्ड स्टडी करें, अच्छे से सुपरविजन लें, ट्रेनिंग लें, तो फिर आपकी थेरेपी इफेक्टिव होगी। और अगर आपकी थेरेपी इफेक्टिव होती है तो आप डिक्टेट करेंगे कि मुझे कितनी फीस चाहिए। So, sir, you talked about therapy. Can you please tell me a little bit about cognitive behavioral therapy? बिल्कुल। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है। इसमें सबसे ओरिजिनल जो थेरेपी रही है वो है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें हमारी सोच बदल कर हम अपने बर्ताव को और अपनी भावनाओं को बदलते हैं, राइट। और इससे फिर हम अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इफेक्टिवली डील कर पाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम ये सोचते हैं तो हमें ये फील होगा, हम वो सोचते हैं तो हमें वो फील होगा। इतनी सिंपल थियोरी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज की है कि कॉग्निशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ इमोशन, विच मीन्स कि हमारी सोच जो है वो हमारे भावनाओं की सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिटरमिनेंट है, मतलब उसी से डिसाइड होता है कि हमारी भावनाएं आएंगी। Like it's kind of a cause effect relationship वाला। डिटरमिनेंट, नॉट कॉज इफेक्ट अगेन। बहुत सारी अलग भी फैक्टर्स हैं जिससे हमारी इमोशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल क्या घटना हुई, राइट, उसके बाद में ब्रेन में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, कौन से केमिकल्स रिलीज हुए। तो भावनाओं के अलग अलग डिटरमिनेंट्स हैं। थिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, so you also talked about another therapy, RBT. RBT, that's the first original cognitive behavior therapy. Okay. और CBT जैसे बेक की कॉग्निटिव थेरेपी है और एल्बर्ट एलिस की रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, दोनों 95% सिमिलर हैं। थोड़ी सी बारीकियां हैं, जैसे मैंने कहा कि एक थेरेपी में हम धारणाओं पर काम करते हैं, बिलीफ्स पर काम करते हैं, दूसरी थेरेपी में हम इन्फ्रेंसेस पर काम करते हैं। हमारी जो इन्फ्रेंस को मैंने क्या कहा था तभी, निष्कर्ष, जो कंक्लूजन है, उस पर हम काम करते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, जो आपने बताया कि यू स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। जब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो वो आई डोंट थिंक इतना सेल्फ अवेयर होते होंगे, सो हाउ डू यू फाइंड आउट? आप उनको कुछ टेस्ट्स देते हैं या फिर? हाँ, एक चीज़ तो होती है असेसमेंट, जिसमें डिटेल हिस्ट्री होती है, उसके बाद में कुछ असेसमेंट्स होती हैं कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद में सेल्फ अवेयर नहीं होते, वही इनिशियल सेशंस का पर्पस होता है कि मेकिंग देम अवेयर कि भाई हो क्या रहा है, आप इतना अपसेट क्यों हैं, आप इतना डिप्रेस्ड क्यों हैं, एंग्शियस क्यों हैं, घबराए हुए क्यों हैं, या फिर गुस्सा क्यों हैं, और वो गुस्से का आपके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम से क्या संबंध है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास आता है कि जो एग्जाम्स में फेल हो रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये एग्जाम्स के समय या तो घबरा जाते हैं या फिर बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता है और काम पोस्टपोन कर देते हैं, राइट। सो हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, तो हमें भी उनके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, उनको तो नहीं होती पर हमें भी नहीं होती। तो हम एक्सप्लोर करते हैं कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जिसको हम कहते हैं कि हो क्या रहा है,
Okay. जहाँ हो रहा है फिर इसमें मॉडिफाई क्या किया जा सकता है, उनके बर्ताव को चेंज किया जा सकता है, उनकी भावनाओं को चेंज किया जा सकता है। उन्हें कोई स्किल डेफिसिट है, फॉर एग्जांपल किसी को किसी से ना कहने में ज़रा दिक्कत होती है तो वो स्किल सीख सकते हैं। कुछ कुछ लोग काम पोस्टपोन करते हैं तो काम को पोस्टपोन कैसे नहीं करना ये स्किल हम सीख सकते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन, बिहेवियरल रेगुलेशन, स्किल लर्निंग, सपोर्ट, रिसोर्स बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें थेरेपी में होती हैं। तो ना सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस बट आई थिंक ये बहुत सारे गोल्स हम थेरेपी में इन पर काम करते हैं। So, talking about these things, जो हमने टेस्ट एंड सेल्फ अवेयर के बारे में बात किया, that was one thing. Again, I just wanted to ask you this question कि जैसे कि थेरेपी में हमने ये सारी चीज़ें तो की, but now with the growing role of AI, how can we inculcate AI in in mental health and in therapies and everything around it? So just wait for one more week. Okay. मैंने AI बेस्ड थेरेपी ऐप डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, wow. टेस्ट हो चुका है, अब वो लॉन्च होने वाला है। Okay. तो मैं रिटायरमेंट की सोच रहा हूँ। अच्छा। सो अब AI जो है एक्सट्रीमली पावरफुल टूल है, एक्सट्रीमली पावरफुल, आई मीन लाइक माइंड ब्लोइंग लिटरली। और वो सच कहूँ तो अगर हम उसे प्रॉपरली ट्रेन करते हैं तो वो एक अनट्रेन्ड ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अच्छी थेरेपी कर सकता है। तो AI को इमोशंस का अवेयरनेस है, अवेयरनेस इन द सेंस उन्हें आई डोंट नो लाइक वो मशीन को अवेयरनेस नहीं होगा बट उनके रिस्पॉन्स से हमें पता चलता है कि उन्हें इमोशंस का पता है, बर्ताव का पता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हमसे बहुत अच्छा करते हैं। उसके बाद में जो हम थेरेपेटिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, असेसमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, असेसमेंट के बाद में जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो मैं तो अब तक आई थिंक मोर दैन 20,000 मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अब तक ट्रेन कर चुका हूँ वर्ल्ड वाइड। इनफैक्ट इंडिया में ही बहुत कम साइकोलॉजिस्ट, आई थिंक 20,000 तो इंडिया में हैं, पर ओवरऑल मैंने जो ट्रेन किए हैं। सो मुझे ये दिखाई पड़ा कि AI ज़रा ज़्यादा जल्दी लर्न कर ले रहा है ह्यूमन बीइंग से। सो उसकी थेरेपी भी आई होप ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अभी बहुत ही बडिंग स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है, बट आई एम एक्सट्रीमली होपफुल अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई मैंने आई पुट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, एफर्ट, एनर्जी इनटू दिस। और पाथ रैशनल के नाम से ये ऐप जल्दी ही अवेलेबल होगा। तो जब तक आपका पॉडकास्ट पब्लिश होगा तब तक वो प्ले स्टोर में और iOS में आ गया होगा। और आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज डाउनलोड द ऐप पाथ रैशनल। और थेरेपी लेने से पहले आप जरूर ट्राई कर सकते हैं कि AI बेस्ड थेरेपी होती कैसी है। रियल थेरेपी भी मोर और लेस इसी तरह से होती है। तो अगर आपको हिचकिचाहट हो रही है थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए तो आप पहले ऐप ज़रूर ट्राई करें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहीं पर रिजॉल्व हो सकते हैं। और जब आपको लगता है कि हाँ मुझे ह्यूमन बीइंग से मिलना है तो आप डेफिनेटली कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट थेरेपी अगेन, जैसे आपने बताया कि AI डिड द जॉब, लाइक AI इज डूइंग द जॉब एट मच एफिशिएंट रेट। तो ये तो एक चीज़ थी अबाउट AI, बट अगेन फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल who are trying to take therapies, तो उनका एक कंसर्न ये भी होता है that therapy is very costly. तो I think AI can help a lot with that. So हमारी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो 699 का है सिर्फ। एंड उसमें 4 सेशंस आते हैं। तो अगर हम 700 रुपए में 4 सेशंस की बात कर रहे हैं तो एक पिज़्ज़ा के कॉस्ट से तो डेफिनेटली कम है पर सेशन, राइट? और पिज़्ज़ा हमें सिर्फ 1.5 घंटे तक आराम देगा, लेकिन एक सेशन हमें कई महीनों तक आराम दे सकता है। सो कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जिसके लिए लोग AI थेरेपी की तरफ शिफ्ट होंगे। हाउएवर अभी हमारे पास में डेटा नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर AI डिलीवर्ड थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं AI बेस्ड थेरेपी के अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स। मैं कौन सी सुपीरियर है ये नहीं कहूँगा, लेकिन AI थेरेपी इज नॉट फॉर एवरीवन। इसी तरह से ह्यूमन थेरेपी इज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो हम कहेंगे कि ये गैप तो हम फिल कर सकते हैं डेफिनेटली, और वो बहुत मैसिव गैप है। हमारे पास जो लोग पहुँचते हैं और जो लोगों को सच में ज़रूरत है या फिर जिन्हें हेल्प हो सकती है वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग से भी छोटे सी पीस को हम देख सकते हैं। 1/7 भी नहीं, बहुत ही छोटा सा टिप हमारे पास आता है। And with the help of AI, the amount of people you can reach is also Absolutely. Yes.
एंड अबाउट द फैक्ट एक चीज़ मुझे आपसे ये भी पूछनी थी, बिकॉज यू सेड थेरेपी अगेन, तो मुझे एक चीज़ ये भी क्लिक हुई कि द अदर डे द फ्रेंड आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट, शी केम टू मी एंड शी वाज वेरी लो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक तो उसने मुझे ये बोला कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, शी ट्राइड टेकिंग थेरेपीज बट इट वाज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, लाइक नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, इट वाज कॉस्टली। It was costly for her, correct. एंड सेकेंडली व्हेन शी केम टू मी, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, डिड शी नीड सम एडवाइस, डिड शी नीड सिंपैथी, डिड शी नीड एम्पैथी, डिड शी नीड मी टू कंसोल हर? लाइक मैं उस समय काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं उसको ऐसा क्या बोलूँ कि अगर मैं उसे एडवाइस करती या सॉल्यूशंस देती तो प्रॉब्ली उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती, बिकॉज शी माइट हैव कम टू मी जस्ट फॉर द सेक कि मैं उसका सुन लूँ। Right. बट अगर मैं उसे कुछ बोलती भी नहीं तो भी उसे लगता कि भाई सिर्फ हाँ हाँ बोल रही है, कुछ तो बोले। तो आई वॉज वेरी कंफ्यूज। I can understand, you know, Yeah. आप properly trained नहीं ही हो साइकोलॉजी में, Exactly. इसलिए सारे Yeah. confusions होते हैं। हाँ हाँ जब ऐसी सिचुएशन में फंसे तो सिर्फ वैलिडेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि तुम इस बारे में अपसेट हो, ये बहुत वेग हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये जो सिचुएशन हुई ना तुम्हारे फैमिली को लेकर, उसको लेकर तुम बहुत हर्ट हो, ये नेक्स्ट स्टेप होगी कि आपने फीलिंग को भी आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? Okay, yes. आपने जो किया इम्पल्सिवली, यू नो, एक पूरा आइसक्रीम का बकेट खा लिया, मेरे ख्याल से वो इसलिए हुआ क्योंकि आप उस समय बहुत अपसेट थी और आपका सेल्फ कंट्रोल छूट गया। हम वैलिडेट कर सकते हैं कि मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा किया, मैं समझ सकती हूँ आपको ऐसा फील हुआ और क्यों फील हुआ, दैट्स इट। बाद में फिर यू नो कई बार वैलिडेशन से आधे प्रॉब्लम्स तो रिजॉल्व हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई तो मुझे समझ रहा है, राइट? राइट, उनको एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उन्हें सिर्फ वैलिडेशन से काम हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ज़रा ज़्यादा लंबा समय चल रहा है ये, तो उन्हें सजेस्ट ज़रूर करेंगे कि इसमें भी ट्रेन प्रोफेशनल्स होते हैं, तो हम उनके पास क्यों नहीं जाते? लेकिन दे कैन आल्सो हियर, तो सो अगर मतलब डिस्ट्रेसिंग है, तकलीफ हो रही है, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। पॉइंट। टॉकिंग अबाउट एआई अगेन, मुझे अभी मैंने जेमिनाई पे देखा था, थोड़े टाइम पहले की बात है, जेमिनाई ऑल्सो एन एआई। तो जेमिनाई ने किसी उनके यूजर को बोल दिया था दैट यू नो यू कैन गो सुसाइड, Right, yes. समथिंग लाइक दैट। सो हाउ डू यू प्लान ऑन डीलिंग विद दैट? इट इज़ रियल थ्रेट, पर पता नहीं वो सच में कंफर्म न्यूज़ है या नहीं है, लेकिन मान कर चलते हैं कि ऐसा हुआ। ओके। लेकिन ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ ज़्यादा होता है, या पॉइंट। राइट? या तो एआई से हम ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि ऐसा होगा ही नहीं, पॉइंट। लेकिन हम स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स हमने सेट करी हैं इस ऐप में भी कि ये ऐसी चीज़ें ना हो, राइट? फॉर एग्जांपल उनके हार्ड प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि ऐसा डेफिनेटली नहीं करना है, ऐसा डेफिनेटली करना है। इन वर्ड्स को अगर कोई यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल सुसाइड, सेल्फ हार्म या ऐसे कुछ सेंसिटिव वर्ड्स यूज़ करता है, तो उन्हें क्विकली डायरेक्ट करें कि भाई अलग रिसोर्सेज क्या हैं, काउंसलिंग कंटिन्यू ना करें। तो ऐसे हार्ड प्रॉम्प्ट्स हमें रखने पड़ते हैं जिससे कि प्रोटेक्शन होता है कि ऐसा कुछ एआई जिसको हम मिसफायर करें, इसके चांसेस नियर ज़ीरो होते हैं। ओके। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हुआ क्या था, क्योंकि मुझे उस केस के बारे में अंदर क्या क्या हुआ एआई के, सो वी डोंट नो। सो नॉट जस्ट एआई, मैंने लाइक आई हैव हर्ड दिस थिंग, एक जो सोशल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं आजकल, लाइक वेयर पीपल कैन, आई तो डोंट इवन नो द नेम्स क्योंकि मैं काफ़ी अनअवेयर होती हूँ अबाउट फ़ोन एंड एवरीथिंग, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे पीपल यूज टू वीडियो कॉल, एंड उस वीडियो कॉल में देयर वाज अ गर्ल हु वाज क्राइंग अबाउट हर प्रॉब्लम्स, एंड जो सामने जो उनका सुन रहे थे, द अदर पार्टिसिपेंट, दे सेड कि जाओ जाकर सुसाइड कर लो। सो द फैक्ट दैट यू सेड कि वी कैन नॉट इवन ट्रस्ट ह्यूमंस अबाउट द थिंग कि तुम सुसाइड कर लो, बिकॉज टू फ्रेंड्स नॉर्मली टॉकिंग दे वुड से कि जा सुसाइड कर ले यार। तो आई थिंक एआई इन दैट थिंग कैन बी अ मच बेटर थिंग टू प्रोवाइड पर्सपेक्टिव टू पीपल, कि उन्हें वो जो आपने बताया कि वो दो साइड्स दिखा दे। तो इफ एआई कैन डू दैट देन ऑब्वियसली इट विल एआई को अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, जेमिनाई जो है वो काउंसलिंग मॉडल नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज मॉडल, राइट? तो उसे वो हार्ड प्रॉम्प्ट शायद से नहीं दिए होंगे, लेकिन हमारे काउंसलिंग स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स और बहुत एथिकल स्टैंडर्ड्स को हमने मेंटेन किया है, और सेफ्टी मेजर्स ज़रूर हैं कि ये
थेरेपी ना करने लग जाए। थेरेपी जो है वो थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। Therapist को। तो हम असिस्टेंस दे रहे हैं, मेंटल हेल्थ असिस्टेंस दे रहे हैं, काउंसलिंग दे रहे हैं, लेकिन थेरेपी हम इसे नहीं कहेंगे। थेरेपी में डिसऑर्डर्स की भी ट्रीटमेंट होती है, तो वो वैसा ना करे। इसकी थिंग्स आर इन प्लेस कि भाई या फिर ऐसा क्लेम तो ना करे कि भाई थेरेपी कर रहे हैं। And बहुत how थिन do you- ब्लड लाइन है दोनों में। And how do you plan on scaling this platform? पहले लॉन्च तो हो जाए, उसके Sure. बाद में स्केल अप हम करेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस और कॉरपोरेशंस में जाकर लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं जिन्हें ज़रूरत है उनमें हम प्रमोट जरूर करेंगे। So this will be pan India or pan world? पैन वर्ल्ड, Oh wow. yes, it's being launched all over world immediately. Also, I heard that you are going to Russia. Yes. So congrats on that. Firstly. Thank you. This is the second year I'm going. Yeah. So. Can you give me some insights from the Russia conferences and everything? So Russian conference जो थी, again cognitive behavioral therapy की अच्छा, conference okay. थी, cognitive behavioral therapy based. Mm-hmm. हर बार नया सीखने को मिलता है। मैं सारे साइकोलॉजिस्ट को एनकरेज करूँगा, अगर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं तो ज़रूर जाएं। राइट, आपका मैसिव अमाउंट ऑफ नेटवर्किंग होता है और बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चलती है। हमें पता चलता है हम कितने पानी में हैं, Yeah. तो लोग कहाँ पहुँच गए हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं और हम कहाँ अटके हैं, तो ये पता होना ज़रूरी है। और कई बार हम ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी को पता ही नहीं, बताइए। True. और हम बहुत अच्छा कभी काम कर रहे हैं लेकिन उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो ये एक्सचेंज जो है ना, ये Yeah. बहुत अच्छा होता है सारे कॉन्फ्रेंसेस में। एंड रशियन पीपल आर एक्सट्रीमली काइंड, वेरी जनरस, बहुत आउटगोइंग, वेरी हेल्पफुल। Yeah. और मुझे जो डर के गया था, मुझे लगा था कि हर जगह पर लोग गन लेकर खड़े रहेंगे और मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली फॉल्स। इट्स अ वेरी वेरी सेफ कंट्री Okay. एंड वेरी ब्यूटीफुल। So one more thing जो आपने बोला कि you had a different notion about Russia and now you have a very different notion because you've studied in both the places, like India में भी आपने पढ़ा and you've studied abroad as well. Can you give me some insights कि इंडिया में क्या बेटर है और अब्रॉड में क्या बेटर है, या फिर इंडिया में फ्रीडम बहुत है, हम्म, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने यहाँ लिमिटेशंस कम है, okay. बाकी कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है फॉर श्योर। कई बार रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल होते हैं, जैसे रिसर्च के लिए रिसोर्सेज हैं, लैब्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं, ट्रेनर्स की क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अलग हो सकती है। सो आई वुड से स्ट्राइक अ बैलेंस। बेसिक एजुकेशन यहाँ करें, बाहर जाकर सुपर स्पेशलाइजेशन करें या फिर शॉर्ट कोर्सेज करें, तो हर जगह पर देखना ज़रूरी है। Right. So, yes, that's all. So again, मतलब sorry, I'm throwing a lot of questions, but it's very insightful talking to you. मतलब if even if you're saying one answer to me, I feel as if कि मैं ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ, ये भी पूछ लूँ. Talking about this again, because अभी study abroad का trend is going in a very high वो pace पे. तो अगेन आई एम आस्किंग यू कि डू यू थिंक कि आपका रशिया जाना या फिर आपका बेट इंस्टीट्यूट जाना या सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, सो टॉकिंग अबाउट ऑल दीज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, डू यू थिंक कि आपका जो द पर्सन यू आर टुडे is a lot of you know, has a lot of contributions from the universities. That's correct. And That's correct. do you think कि if you were in India तो शायद वो चीज़ें आप अभी नहीं कर पाते, द व्हाटएवर यू डूइंग? तो आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इतनी यूनिवर्सिटीज में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में नहीं सीख रहा था तो मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। मैं वो डेफिनेटली कर ही रहा होता, लेकिन अलग तरह से कर रहा होता। तो आई थिंक जो मैंने एजुकेशन लिया है, ट्रेनिंग लिया है, उससे मेरी डिलीवरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और उसमें वैरायटी भी ऐड हुई है, ओपननेस आ गया है कि मैं एक रिजिड नहीं हूँ कि ऐसा ही होता है। So I think वैरायटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली मेरे काम में आई है। True. So sir, I had a very good time talking with you. So ये हमारा एक custom है that we have with all the guests, and this is the most favorite part personally, जो मुझे बहुत मजा आता है करने में. So this is a rapid fire round. Rapid fire में I'll ask you questions, ज़्यादा quirky नहीं होंगे. बिल्कुल, But चलो, again. मैं नहीं डरता हूँ। Okay. चलो शुरू। So one non-negotiable task from your routine. एक्सरसाइज। That's really good. Same. Second, one book you'll recommend. It's by Jefferson Fisher, The Next Conversation.
Okay, and what's in this book? It's about assertiveness, how to communicate with people, sometimes difficult communication, sometimes easy conversations. It's about that. Okay. The most terrifying case in the history of your practice. Oh my god, it was about a freshly married girl who was literally beaten up by all the members of the family. Oh my god, that's so sad. Your trick to avoid resistance from work. From work, Yeah. matlab my own resistance from work. Yeah. I do it to break the cycle. For example, if I resist work today, then tomorrow it's going to be more difficult. So break the cycle. Okay. So, I'm just trying to put that down in the funnel कि आप because you think about the future कि वो शायद काम double हो जाएगा, that's why हाँ, you आगे और मुश्किल होगा तो अभी कर लो, बाद में करना तो है ही. साइकिल को ब्रेक करो, Okay. क्योंकि साइकिल आपने मेंटेन किया तो और वो बढ़ता जाएगा. Okay. And you know what do I do? I just keep मैं clothes minimum कर देती हूँ, मतलब कि because I think कि clothes के कारण मेरा काफी friction आता है. So Friction. for gym I have one cloth, मैं daily वही कपड़े पहन के जाऊँगी. For 1 week I'll have designated. This is how billionaires think, right? I don't know. Yeah, this is exactly how billionaires think. जितने decisions कम लेने पड़े, उतना clutter free दिमाग रहेगा. True. One regret that you have. None. None? I am what I am today because of all the mistakes I have done. Point. So most important advice you'd like to give. Be yourself. Okay. And lastly, would you choose Carl Jung or would you choose another psychologist? Albert Ellis any day. Okay. So thank you, sir. I had a great time talking to you. Even Same now, here. I feel like talking to you more, and I feel like digging in every topic I can. And to our audience, that's a wrap on today's episode of Vaktavya. I think this conversation might have sparked new thoughts and might have changed the old ones as well. So, if you liked the episode, please like, share, and subscribe. Also, I would highly recommend that you go to Shishir sir's new app. Please go to that and use the app. And lastly, until the next episode, please keep the conversations going. Thank you. Thank you very much.